एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ करेटाइन कोचिंग देश की कोचिंग में। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम इन शानदार पंक्तियों के साथ। किसी ने क्या खूब लिखा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो इस बात से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? इस बात से हमें सीख मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें अगर हमने ठान लिया है कि हमें ये चीज करनी है, फिर हमें कोई एग्जाम क्लियर करना हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, यूपीएससी, लेखपाल, पुलिस, सुपर टेट, टेट, सीटेट, इन सभी के लिए हमें डेली रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। भले हम डेली 1 घंटे पढ़े, बट वो चीज रेगुलर होनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट किस देश ने लॉन्च की है? Which country has launched the world's cheapest COVID-19 kit? ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा इटली, सेकंड ऑप्शन है हमारा चीन, थर्ड ऑप्शन है हमारा भारत और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा अमेरिका। और इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है भारत। इंडिया में आईआईटी दिल्ली ने कोरोश्योर के नाम से विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट को लॉन्च किया है। किसके नाम से? किसके नाम से? कोरोश्योर के नाम से। कोरोश्योर के नाम से किट को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। परमिशन किससे मिली है? परमिशन मिली है आईसीएमआर से। किससे? आईसीएमआर से, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से सब लोग मुझे बताइए कि आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? आईसीएमआर की जो स्थापना है बच्चों वो हुई है 1911 में। कब हुई है? 1911 में। और आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। आईसीएमआर के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आईसीएमआर के वर्तमान में अध्यक्ष है बलराम भार्गव। क्या नाम है उनका? बलराम भार्गव। ठीक है, तो आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और वर्तमान में अध्यक्ष है उसके बलराम भार्गव। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the vice president of ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है अशोक लवासा, सेकंड है दिवाकर गुप्ता, थर्ड है मात्सुगु अस्कावा और सबसे लास्ट है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। और इसका जो सही आंसर है वो है अशोक लवासा। अशोक लवासा को हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी के साथ अशोक लवासा जो है एक और पद पर आसीन है, वो है भारत के चुनाव आयुक्त के पद पर। किस पद पर आसीन है? भारत के चुनाव आयुक्त के पद पर आसीन है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, भारत में जो है 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 चुनाव आयुक्तों में से एक है अशोक लवासा और दूसरे का नाम है सुशील चंद्रा। दूसरे चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? सुशील चंद्रा। और इसी के साथ आप लोग मुझे बताइए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है भारत के? जल्दी से बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुनील अरोड़ा। क्या नाम है उनका? सुनील अरोड़ा। एक चीज मैं आप लोगों को और बताती हूँ, याद रखिएगा कि भारत में जो चुनाव आयुक्त होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उन सभी का निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके का एक और क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से मुझे बताइए कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई है 1966 में। कब हुई है? 1966 में। एशियाई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका फिलीपींस देश के मनीला शहर में। कहाँ पे? फिलीपींस देश के मनीला शहर में।
और एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? अभी हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, अब एडीबी के प्रेसिडेंट का नाम बताइए मुझे जल्दी से। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मात्सुगु अस्कावा। क्या नाम है उनका? मात्सुगु अस्कावा। और हमारा एक ऑप्शन बचा है वो है दिवाकर गुप्ता, तो इनके बारे में भी जानते हैं। अशोक लवासा से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम है दिवाकर गुप्ता, यानी कि जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है एडीबी के उनका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है दिवाकर गुप्ता। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2022 फीफा विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 2022 फीफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड? सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारी। पहला ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है हमारा रूस, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा कतर। सबसे लास्ट ऑप्शन है कतर और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों कतर। 2022 का जो फीफा है वो कतर में आयोजित किया जा रहा है और इसी के साथ क्या हो रहा है? इसी के साथ कतर पहला ऐसा मुस्लिम बहुल देश बन गया है जहां पे क्या हो रहा है? जहां पे फीफा विश्व कप का आयोजन हो रहा है। जहां पे क्या हो रहा है? फीफा विश्व कप का आयोजन हो रहा है। और एक चीज और है 2022 के फीफा के बारे में जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि लास्ट ऐसा फीफा होगा जहां पे कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी? 32 टीमें, क्योंकि 2026 से टीमों की संख्या को बढ़ाकर 48 किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? टीमों की संख्या को बढ़ाकर 48 किया जा रहा है। अच्छा, अब इसी के साथ आप लोग मुझे बताएंगे कि 2018 का फीफा विश्व कप कहां हुआ था? जल्दी से बताइए मुझे कि 2018 का फीफा विश्व कप कहां हुआ था? दो 2018 का जो फीफा विश्व कप है वो हुआ था रशिया में। कहां पे हुआ था? रशिया में। 2018 का फीफा विश्व कप रशिया में हुआ था। किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। फर्स्ट रनर अप कौन था? फर्स्ट रनर अप थी हमारी क्रोएटिया की टीम। फर्स्ट रनर अप थी क्रोएटिया की टीम। सेकंड रनर अप कौन था? सेकंड रनर अप थी बेल्जियम की टीम। कौन सी टीम थी? बेल्जियम की टीम। और थर्ड रनर अप कौन था? थर्ड रनर अप थी इंग्लैंड की टीम। कब थी? कौन थी? इंग्लैंड की टीम। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2018 का फीफा विश्व कप रशिया में हुआ था। विनर कौन था? विनर थी हमारी फ्रांस की टीम। फर्स्ट रनर अप क्रोएटिया की टीम, सेकंड रनर अप बेल्जियम की टीम और सबसे लास्ट यानी कि थर्ड रनर अप थी हमारी इंग्लैंड की टीम। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को रहता है ना कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो जो भी करंट अफेयर्स की होगी, जितने भी सब्जेक्ट के सर आप लोगों को पढ़ाते हैं उन सब की पीडीएफ आपको करे टाइम के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? करे टाइम के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और इस तरह की पीडीएफ में आपकी जितनी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स है वो सारी इसमें मैंने मेंशन कर रखी है। और अलग से जो मैं आपको स्टैटिक जीके का डेटा बता रही हूँ उसको क्या करना है, उसको आपको साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है और नोट डाउन करते हुए चलना है ताकि आपकी सारी चीजें क्या हो, रिवाइज होते हुए चले और हमें एग्जाम तक पक्की हो जाए। तो चलो हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के लिए भारत एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? फॉर विच कंट्री इज इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई? ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा चाइना, सेकेंड ऑप्शन है हमारा रूस, थर्ड ऑप्शन है हमारा अमेरिका और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। और इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है यूनाइटेड किंगडम के लिए दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स है। सबसे पहला कौन है? तो पहले नंबर पे अमेरिका। सबसे पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। अच्छा, इसी के साथ मैं आप लोगों को एफडीआई के बारे में एक दो चीजें बताती हूँ कि एफडीआई को भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन लेके आया, कब आई चीजें, तो ये सारी चीजें मैं बताती हूँ आपको। एफडीआई को जो इंट्रोड्यूस करने का श्रेय दिया जाता है बच्चों, वो दिया जाता है मनमोहन सिंह जी को। किसको दिया जाता है? मनमोहन सिंह जी को दिया जाता है। एफडीआई कब आई भारत में? 1991 में। कब आई एफडीआई भारत में? 1991 में इंट्रोड्यूस हुई थी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एफडीआई किस एक्ट के अंतर्गत आती है? तो एफडीआई हमारी फेमा एक्ट के अंतर्गत आती है। फेमा की फुल फॉर्म होती है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
क्या होती है FEMA की फुल फॉर्म? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? Which app has been launched to provide loans to street vendors? पहला ऑप्शन है हमारा पीएम स्वनिधि ऐप, सेकेंड ऑप्शन है हमारा MSME साथी ऐप, थर्ड ऑप्शन है हमारा आरोग्य सेतु ऐप और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। और इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है पीएम स्वनिधि ऐप। पीएम स्वनिधि ऐप को प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत लॉन्च किया गया है। अब मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ। एस आ जाता है आपका स्ट्रीट, वी फॉर वेंडर्स, ए फॉर आपका आत्मनिर्भर और निधि का मतलब निधि आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो शहरी और ग्रामीण दुकानदार हैं, जो सड़कों पे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उन्हें 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। कितना ऋण दिया जा रहा है? 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है, जिसमें और टाइम पीरियड उन्हें कितना दिया जा रहा है चुकाने के लिए? 1 साल का टाइम पीरियड दिया जा रहा है, जिससे उन्हें मंथली पेमेंट के हिसाब से इस ऋण को चुकाना होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किन अन्य 5 देशों के साथ मिलकर एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया साइंड द एयर बबल एग्रीमेंट विद विच ऑफ द अदर 5 कंट्रीज? ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, ब्राजील और फ्रांस। सेकेंड ऑप्शन है हमारा अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, रूस और फ्रांस। थर्ड ऑप्शन है हमारा अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी और फ्रांस। और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कनाडा और फ्रांस। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों सी, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी और फ्रांस। इन 5 देशों के साथ मिलकर भारत ने एयर बबल समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। अब मैं आप लोगों को एयर बबल समझौते के बारे में बताती हूँ। एयर बबल शब्द की जो रचना हुई थी वो कोविड-19 के समय हुई थी। कब हुई थी? कोविड-19 के समय हुई थी। और इसका मतलब होता है, ये दर्शाता है कि कुछ विशिष्ट स्थानों के बीच परिवहन को दर्शाता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, कुछ विशिष्ट देशों या कुछ विशिष्ट स्थानों के बीच में परिवहन, लोगों के संपर्क साधने को दर्शाता है एयर बबल टर्म। जैसे विशिष्ट परिस्थितियां क्या हुई? विशिष्ट परिस्थितियों में आ जाता है कोविड-19 की महामारी। विशिष्ट स्थान कौन से हुए? ये जो 5 देशों के बीच में इन्होंने खुद को विशिष्ट स्थानों में रखा है, तो इनके बीच जो आने जाने का परिवहन है, इसको क्या दर्शाता है? एयर बबल शब्द दर्शाता है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। बच्चों, होता है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पर्टिकुलर देश के प्रधानमंत्री, उनकी करेंसी वगैरह पूछी जाती है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ कि हमें क्या करना है। सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, करेंसी, लैंग्वेज, ये सब याद नहीं करना है। हमें सिर्फ उतनी याद करनी है जितनी 1 साल में हमारे जो समझौते हुए हैं, जितने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे यहाँ विजिट पे आए या हमारे प्रधानमंत्री उनके यहाँ विजिट पे गए, तो उन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी करेंसी, उनकी लैंग्वेज, हमें ये सब याद रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सही आंसर था उनकी जितनी भी सारी चीजें, जितना भी स्टैटिक जीके है उसको पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और पीएम। फिर दूसरे नंबर पे क्या पूछा जाता है? दूसरे नंबर पे कैपिटल पूछी जाती है उस देश की, फिर करेंसी पूछी जाती है और लैंग्वेज पूछी जाती है। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, मुझे पता है मोस्टली बच्चों को पता होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है उनका? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या है अमेरिका की कैपिटल? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिका की करेंसी है डॉलर। क्या है बच्चों? करेंसी डॉलर। अमेरिका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। अगला था हमारा ब्रिटेन। तो जल्दी से बताइए ब्रिटेन की पीएम का क्या नाम है? जल्दी से बताइए ब्रिटेन की पीएम का क्या नाम है? ब्रिटेन के पीएम का नाम है बोरिस जॉनसन। क्या नाम है उनका? बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। क्या है ब्रिटेन की कैपिटल? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है करेंसी? पाउंड स्टर्लिंग। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है।
अगला है हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई की जो फुल फॉर्म होती है इसे बोलते हैं हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके जल्दी से पीएम का नाम बताइए मुझे। इसके पीएम का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। पीएम का नाम क्या है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? करेंसी है दिरहम। क्या है? करेंसी दिरहम। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तो यूएई में अरबी भाषा बोली जाती है, यानी कि अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती है। अगला है हमारा ऑप्शन जर्मनी। तो जल्दी से बताइए जर्मनी के पीएम का क्या नाम है? जर्मनी के पीएम का नाम है बच्चों फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। क्या नाम है जर्मनी के पीएम का? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। और इसी के साथ एक चीज और बताऊंगी, जर्मनी की चांसलर भी पूछी जाती है। तो चांसलर कौन है? चांसलर है एंजेला मार्केल। कौन है चांसलर? चांसलर एंजेला मार्केल। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। क्या है जर्मनी की कैपिटल? बर्लिन। जर्मनी में करेंसी कौन सी चलती है? करेंसी चलती है यूरो। कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। जर्मनी में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। अब हमारा लास्ट बचा है फ्रांस। तो जल्दी से मुझे बताइए फ्रांस के पीएम का नाम। अभी कुछ ही दिन पहले हमने करंट अफेयर्स के सेशन में फ्रांस के पीएम के बारे में पढ़ा था। उन्हें हाल ही में चुना गया है, तो मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा। और अगर याद नहीं होगा तो अभी हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। हर क्वेश्चन के साथ, हर टर्म के साथ जब हम रिवाइज करते हुए चलेंगे तो ये सारी चीजें हमें रट जाएंगी। तो जल्दी से बताइए फ्रांस के पीएम का नाम है जीन कैस्टेक्स। क्या नाम है फ्रांस के पीएम का? जीन कैस्टेक्स। हमने पढ़ा था कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने अपनी कैबिनेट को चेंज किया था, नए प्रधानमंत्री बनाए थे। नए प्रधानमंत्री किसे बनाए थे? जीन कैस्टेक्स को बनाए थे। अब फ्रांस की कैपिटल बताइए जल्दी से। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस। क्या है कैपिटल? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? फ्रांस की करेंसी बताइए जल्दी से। फ्रांस की करेंसी है यूरो। क्या है फ्रांस की करेंसी? यूरो। और फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोको टोको अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड द रोको टोको कैंपेन? ये सारे ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा बिहार, सेकंड ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हमारा केरल और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र। और इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने रोको टोको के नाम से अभियान शुरू किया है। और यह अभियान किसके लिए स्टार्ट किया गया है? यह अभियान उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है जो राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो क्या नहीं कर रहे हैं? जो राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसी के साथ अब मुझे आप बताएंगे सारे ऑप्शंस के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नेम। क्या बताएंगे? सारे ऑप्शंस के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नेम। तो जल्दी से मुझे बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नीतीश कुमार। क्या नाम है उनका? नीतीश कुमार। और राज्यपाल का क्या नाम है? पगू चौहान। क्या नाम है राज्यपाल का? पगू चौहान। मध्य प्रदेश के बताइए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है शिवराज सिंह। क्या नाम है उनका? शिवराज सिंह। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसी के साथ एक करंट की न्यूज आप लोगों को और याद रखनी है, वो क्या है कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे पूर्व राज्यपाल का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो उनका नाम क्या है? लालजी टंडन। अब अगला ऑप्शन था हमारा केरल। तो जल्दी से केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताइए। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है बच्चों पिनारई विजयन। क्या नाम है उनका? पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल का क्या नाम है? केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है बच्चों? आरिफ मोहम्मद खान। थर्ड सबसे लास्ट है हमारा महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल का क्या नाम है बच्चों? राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर
पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? Which of the following has been organized by NABARD on its 39th foundation day for the first time? ये सारे ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, सेकेंड है डिजिटल फैशन वीक, थर्ड है हमारा डिजिटल चौपाल और सबसे लास्ट है हमारा ई कन्वोकेशन। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों डिजिटल चौपाल। नाबार्ड ने अपनी 39 फाउंडेशन पे डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो वाटर शेड की परियोजना है, कौन सी परियोजना है, वाटर शेड की परियोजना है, उसके लिए नाबार्ड जो है 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है। क्या दे रही है? 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है। अब इसी के साथ आप सभी को पता है हम क्या करते हैं, सारे कीवर्ड्स पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है हमारा नाबार्ड। तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? आप लोग मुझे बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। तो जल्दी से बताइए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है बच्चों नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है फुल फॉर्म? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना हुई है बच्चों 1982 में। कब हुई है? 1982 में। कब हुई है? 1982 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए। नाबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है जी.आर. चिंताला। क्या नाम है उनका? जी.आर. चिंताला। ये सारी चीजें आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे जितना भी स्टैटिक डेटा है। और बाकी जो क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपको पीडीएफ में मिलेगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको करंट टाइम के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी। इस क्लास के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? Which country has recently secured a place in the Guinness Book Record for the largest camera trap wildlife survey? ऑप्शन दे रखिए हमारे। पहला ऑप्शन है नेपाल, सेकंड है रूस, थर्ड है चाइना और सबसे लास्ट है भारत। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों भारत। 2018 में बाघों की जनसंख्या को लेकर एक सर्वेक्षण हुआ था। क्या हुआ था? 2018 में बाघों की जनसंख्या को लेकर एक सर्वेक्षण हुआ था। तो जितने भी हमारे वन्यजीव संरक्षण जो घोषित किए गए हैं जहाँ पे बाघों को रखा जाता है वहाँ पे क्या किया गया था? वहाँ कैमरा लगाकर सर्वेक्षण किया गया था उनकी जनसंख्या, उनकी हेल्थ को लेकर। तो ये जो कैमरा के थ्रू सर्वेक्षण हुआ था इसने गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया है, अपना नाम दर्ज करवाया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ना कि कैमरा ट्रैपिंग सर्वेक्षण, वाइल्डलाइफ सर्वेक्षण में इसे पुरस्कार मिला है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा सर्वेक्षण जो कैमरे के थ्रू हुआ था उसमें गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज करवाया है। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। या आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है कि मैम नहीं अगली बार से आप मुझे ये चीजें भी बताइए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि अगली बार जब मैं आप लोगों की क्लास लेने आऊंगी तो मैं उन चीजों के लिए आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? Who has been appointed the interim CEO of BCCI after the BCCI accepted Rahul Johari's resignation last week? ये सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हेमंत अमीन, सेकंड है जय शाह, थर्ड है अरुण धूमल और सबसे लास्ट है हमारा सीके खन्ना। और इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हेमंत अमीन। हेमंत अमीन को अभी इंटरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया है? इंटरिम सीईओ। इंटरिम को हिंदी में अंतरिम बोलते हैं। अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है हेमंत अमीन को। अब हम बाकी के तीनों ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे कि जय शाह कौन है, तो जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। कौन है? बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। अरुण धूमल कौन है बच्चों? अरुण धूमल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। किसके? हिमाचल प्रदेश
क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। और इसी के साथ मुझे लास्ट ऑप्शन के बारे में बताइए, सीके खन्ना कौन है? सीके खन्ना जो है हमारे पूर्व प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, यानी कि बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन है? सीके खन्ना है। और अभी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में है सौरभ गांगुली। कौन है वर्तमान में? सौरभ गांगुली। हमें इसी तरह पढ़ते हुए चलना है। इससे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन भले ही हम एक कर रहे हैं, बट एक से कितने क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं? 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। हम सेक्रेटरी भी पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट भी पढ़ रहे हैं, ओवरऑल जितनी जानकारी होती है हम वो सब कवर करते हुए चल रहे हैं। तो हमें अपने स्टैटिक डेटा को यानी कि स्टैटिक जीके को ऐसे ही तैयार करते हुए चलना है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the next ambassador of India to Turkmenistan on behalf of the government of India? ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा विदुपी नायर, सेकंड है विक्रम दुरईस्वामी, थर्ड है रीवा गांगुली दास और सबसे लास्ट है हमारा रुद्रेंद्र टंडन। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों विदुपी नायर। विदुपी नायर को हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत ने अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। अब हम पढ़ेंगे अपने अगले ऑप्शन की ओर। अगला क्या है हमारा? विक्रम दुरईस्वामी। तो विक्रम दुरईस्वामी को भी अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कहां के लिए? बांग्लादेश के लिए। कहां के लिए नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश के लिए विक्रम दुरईस्वामी को भारत ने अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे रीवा गांगुली दास। बांग्लादेश में इससे पहले कौन थी भारत की राजदूत? उनका नाम था रीवा गांगुली दास। सबसे लास्ट है हमारा रुद्रेंद्र टंडन। तो रुद्रेंद्र टंडन को कहां नियुक्त किया गया राजदूत? इन्हें नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो भारत के अगले राजदूत है उनका नाम है रुद्रेंद्र टंडन। क्या नाम है उनका? रुद्रेंद्र टंडन। ठीक है, सब लोग अच्छे से सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज? सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। पहला ऑप्शन है 10 मार्च, सेकंड है 16 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है हमारा 18 अप्रैल और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा 15 जुलाई। और इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम है उसका थीम है हमारी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। थीम का क्या नाम है? स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। इसी के साथ बाकी के तीनों ऑप्शन के बारे में आपको बताना है एज यूजुअल मुझे कि 10 मार्च को हम क्या मनाते हैं। जल्दी से बताइए मुझे कि 10 मार्च को हम क्या मनाते हैं। 10 मार्च को हम मनाते हैं सीआईएसएफ रेजिंग डे। क्या मनाते हैं बच्चों? सीआईएसएफ रेजिंग डे। 16 जुलाई को क्या मनाते हैं? 16 जुलाई को मनाया जाता है विश्व सर्प दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व सर्प दिवस। 18 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसी के साथ एक चीज मैं और बता दूं, मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे कई बार एग्जाम में हम क्वेश्चन इतनी जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं या फिर थोड़ा सा वर्ड आके हमें दिमाग में आता ही नहीं कि कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन कहां से आ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा विश्व युवा दिवस और आपसे पूछ क्या लिया गया? विश्व युवा कौशल दिवस। तो हम क्या करेंगे? ऐसे कंफ्यूजिंग वाले की दोनों चीजें याद कर लेंगे। युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? 15 जुलाई को। और विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 12 अगस्त को। कब मनाते हैं विश्व युवा दिवस? 12 अगस्त को। तो ये चीजें आपको जो टर्म एक दूसरे से रिलेट करते होते हैं ना, जहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करने की स्थिति होती है सरकार के पास कि हाँ टफ क्वेश्चन आ गया, तो उनके टर्म्स आपको याद करने। तो विश्व युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? Which state's Nadon police station has been given the status of best police station in the country and the state? ये सारे ऑप्शन हैं। पहला है हमारा बिहार, सेकंड है उत्तर प्रदेश,
थर्ड है हमारा राजस्थान और सबसे लास्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाने को राज्य और देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। और ये दर्जा कौन देता है? तो ये दर्जा देता है गृह मंत्रालय। कौन देता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। अब इसी के साथ बाकी के ऑप्शंस के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार का हम पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से मुझे आप लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इस समय 2 राज्यों की राज्यपाल का पदभार संभाल रही है। एक है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश। अब जल्दी से राजस्थान के बताइए मुख्यमंत्री का नाम। अगर आप लोग न्यूज देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस समय मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के न्यूज में बने हुए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अशोक गहलोत। क्या नाम है उनका? अशोक गहलोत। अब जल्दी से मुझे राज्यपाल बताइए राजस्थान के। राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्रा। क्या नाम है उनका? कलराज मिश्रा। हिमाचल प्रदेश की बताइए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है उनका? बंडारू दत्तात्रेय। अब हम बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? According to the data of Union Ministry of Commerce and Industry, which of the following countries remains India's top trading partner during the financial year 2019 and 20? ये सारे ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिका, सेकंड बच्चों ऑप्शन है हमारा नेपाल, थर्ड है हमारा चाइना और सबसे लास्ट है हमारा रूस। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों अमेरिका। अमेरिका जो है लगातार 2 सालों से यानी कि 2018-2019 और 2019-2020 लगातार 2 वित्तीय वर्षों से भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। और उससे पहले कौन था? उससे पहले चाइना था। कौन था उससे पहले? उससे पहले चाइना। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? Which IIT organization has recently developed an ultra violet sanitizing product called शुद्ध? ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा आईआईटी कानपुर, सेकंड ऑप्शन है हमारा आईआईटी दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हमारा आईआईटी मद्रास और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा आईआईटी रुड़की। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध के नाम से एक अल्ट्रा वायलेट यूवी सैनिटाइजेशन डिवाइस को विकसित किया है। इसके थ्रू क्या होगा? ये मोबाइल ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी कि आप दूर से इसे मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 15-15 वॉट की 6 यूवी लाइट्स लगाई गई है, जो क्या करेंगी? जो 10 बाई 10 के कमरे को 15 मिनट में सैनिटाइज कर सकती है। क्या कर सकती है? जो 10 बाई 10 के कमरे को 15 मिनट में सैनिटाइज कर सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है? Who has been given the 2020 नेल्सन मंडेला अवार्ड? ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा मोरिसाना कोएट और मोरियाना वर्दिनायनिस, सेकंड ऑप्शन है हमारा डॉक्टर हेलेना नाडिया और मिस्टर जॉर्ज सम्पियो, थर्ड ऑप्शन है हमारा थिक नाथ खान और सबसे लास्ट है अभी अहमद। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों मोरियाना कोएट और मोरियाना वर्दिनायनिस। इनको 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा में अपने जीवन समर्पित कर देते हैं। जो क्या करते हैं? मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आज जल्दी से बताइए कि नेल्सन मंडेला पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से मुझे सोच के बताइए, नेल्सन मंडेला पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी?
नेल्सन मंडेला पुरस्कार की जो घोषणा थी वो जून 2014 में यूएन की जनरल असेंबली में हुई थी। कब हुई थी? जून 2014 की यूएन जनरल असेंबली में नेल्सन मंडेला पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और पहला पुरस्कार 2015 में दिया गया था। डिसीजन कब लिया था? 2014 में लिया था। बट अगर क्वेश्चन है कि पहला पुरस्कार कब दिया गया था, तो वो 2015 में दिया गया था। किसको दिया गया था? वो दिया गया था डॉक्टर हेलेना नडियम और मिस्टर जॉर्ज सम्पियो। किसको दिया गया था? डॉक्टर हेलेना नडियम और मिस्टर जॉर्ज सम्पियो को। और 2020 का पुरस्कार जो है दूसरा पुरस्कार है, मतलब सेकंड पुरस्कार है। पहला 2015 में था प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष है 2020 का, जो हमने पढ़ा अभी, मॉरिसाना कोएट और मोरियाना बर्दिनाइटिस। अब इसी के साथ हमारे जो दो ऑप्शन बचे उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो थिक नाथ हन क्या है? थिक नाथ हन को गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया था। कब क्या दिया गया था? गांधी मंडेला अवार्ड 2019। ये जो है भारत का इंटरनेशनल पुरस्कार है। गांधी मंडेला अवार्ड कहाँ का पुरस्कार है? भारत का इंटरनेशनल पुरस्कार है। और पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहला पुरस्कार कब दिया गया, तो वो भी थिक नाथ हन को दिया गया था और 2019 का भी पुरस्कार थिक नाथ हन को दिया गया था। सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा अभी अहमद। तो अभी अहमद कौन है? अभी अहमद को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2019 का। क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज 2019 का। ये अवार्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, याद करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली अवार्ड आएंगे वो हमारे आएंगे अक्टूबर में, तो उससे पहले के जितने भी अवार्ड है वो सब हमें याद करते हुए चल रहे हैं। तो 2019 का पीस प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था अभी अहमद को। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? What is the position of India in the Global Manufacturing Risk Index 2020? ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा 5वां, सेकंड ऑप्शन है हमारा 3रा, थर्ड ऑप्शन है हमारा 7वां और सबसे लास्ट है हमारा दूसरा। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों 3रा। वैश्विक विनिर्माण सूची यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में जो भारत की सिचुएशन है वो है 3री। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। पहले नंबर पे कौन है? चाइना और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करती है अमेरिका की फर्म और उसका नाम है कुशमैन एंड वॉकफील्ड। उस फर्म का क्या नाम है? कुशमैन एंड वेकफील्ड, कुशमैन एंड वेकफील्ड, ये संस्था जारी करती है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इंडेक्स होता है किस लिए जारी किया जाता है। ये इंडेक्स देखा जाता है कि किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए परिस्थितियां कितनी अच्छी है, तो उसके हिसाब से ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा जारी किए गए पोर्टल का क्या नाम है? What is the name of the portal issued by the International Center for Automotive Technology? ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा एस्पायर पोर्टल, सेकंड है हमारा असीम पोर्टल, थर्ड है हमारा सीपीजीआरएमएस पोर्टल और सबसे लास्ट है हमारा इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीस। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों एस्पायर पोर्टल। आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने पोर्टल को जारी किया। उस पोर्टल का नाम है एस्पायर पोर्टल। मैं आप लोगों को एस्पायर की फुल फॉर्म बताती हूँ। ए फॉर ऑटोमोटिव, एस फॉर सॉल्यूशंस, पी फॉर पोर्टल, आई फॉर इंडस्ट्री, आर फॉर रिसर्च और ई फॉर एजुकेशन। यानी कि इस पोर्टल को जारी किया गया है भारतीय मोटर वाहनों की तकनीकी क्षमता, उनके विकास को बढ़ाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्या करने के लिए? भारतीय मोटर वाहनों की क्षमता, उनकी तकनीकी जो क्षमता है उसमें अपग्रेड करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हमें एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि ये जो चीजें हैं आप लोगों को डरना नहीं है कि जल्दी से मैम ने बोल दिया मैं नोट डाउन कैसे करूं। तो ये वाली जो चीज है वो आपकी यहाँ पे मेंशन है, तो जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपकी डिटेल इस चीज में मेंशन रहेगी। अब हम बाकी के दोनों ऑप्शन के बारे में और पढ़ लेते हैं जल्दी से। बाकी का था हमारा असीम पोर्टल। तो असीम पोर्टल क्या है? असीम पोर्टल को प्रधान
प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए लॉन्च किया था। किसके लिए लॉन्च किया था? युवाओं को रोजगार देने के लिए। अब इसके फुल फॉर्म बताती हूँ। ए फॉर आ जाता है आपका आत्मनिर्भर, एस फॉर स्किल्ड, ई फॉर एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉयर, एम फॉर मैपिंग। मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे आत्मनिर्भर, एस फॉर स्किल्ड, E for employee, E for employer और M for mapping। आत्मनिर्भर, स्किल्ड, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, मैपिंग। ठीक है, इसको किसके लिए जारी किया गया था? युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस पोर्टल को जारी किया था। अगला है हमारा CPGRMS। अगला क्या है हमारा बच्चों? CPGRMS। CPGRMS के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। C for सेंट्रल, P for पब्लिक, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम। फिर से रिपीट करती हूँ, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी कि ये एक तरह का लोक विभागीय शिकायत विभाग है, जहाँ पे कोई भी सेंट्रल लेवल पे जाके शिकायत दर्ज करा सकता है। क्या है ये? लोक विभागीय शिकायती विभाग है, जहाँ पे कोई भी सेंट्रल लेवल पे जाके शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेडिकेयर पोर्टेबल अस्पताल किसके द्वारा विकसित किया गया है? द मेडिकेयर पोर्टेबल हॉस्पिटल हैज बीन डेवलप्ड बाय। ये सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा IIT कानपुर, सेकंड है हमारा IIT दिल्ली, थर्ड है हमारा IIT मद्रास और सबसे लास्ट है हमारा IIT रुड़की। और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों IIT मद्रास। IIT मद्रास ने केरल के वायनाड जिले में मेडिकेयर के नाम से पोर्टेबल अस्पताल लगाया है। क्या लगाया है? मेडिकेयर के नाम से पोर्टेबल अस्पताल लगाया है। इसमें जो है 4 जोन रखे गए बच्चों। तो पहला जोन है आपका डॉक्टर्स रूम, मेडिकल जोन, आइसोलेशन रूम और ट्विन बेड। क्या है? ट्विन बेड आईसीयू। इस तरह के 4 जोन बनाए गए हैं। और इसमें क्या है? ये ऐसा पोर्टेबल अस्पताल है जिसे 2 घंटे में कहीं भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? 2 घंटे में इसको कहीं भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है। अब हम एक काम करेंगे, हमारे जो बाकी के तीनों ऑप्शन दे रखे थे उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था IIT कानपुर ने क्या किया है? IIT कानपुर ने शुद्ध के नाम से अल्ट्रावायलेट डिवाइस जो है, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। IIT दिल्ली ने क्या किया? IIT दिल्ली ने कोविशील्ड के नाम से कोविड-19 की सबसे सस्ती किट तैयार की है। क्या तैयार की है? कोविशील्ड के नाम से सबसे सस्ती किट तैयार की है। IIT रुड़की ने क्या किया है? तो IIT रुड़की ने पहला संस्कृत स्पोकन कोर्स लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? पहला सबसे संस्कृत स्पोकन कोर्स। संस्कृत, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश स्पोकन सुना होगा, वैसे संस्कृत स्पोकन कोर्स स्टार्ट किया है। और किसने स्टार्ट किया है? तो IIT रुड़की और प्रसार भारती ने। किसने? IIT और रुड़की और प्रसार भारती। अब आपका क्वेश्चन आए तो उस संस्कृत स्पोकन कोर्स का नाम क्या है? तो उस संस्कृत स्पोकन कोर्स का नाम है सुभाषितम संस्कृतम। क्या नाम है बच्चों? सुभाषितम संस्कृतम। क्या नाम है? सुभाषितम संस्कृतम। IIT रुड़की ने स्पोकन कोर्स लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? प्रसार भारती के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और उस प्रोग्राम का स्पोकन कोर्स का नाम क्या है? उसका नाम है सुभाषितम संस्कृतम। क्या नाम है? सुभाषितम संस्कृतम। अब हम चलेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? Recently, which state government has decided to make electricity
from waste generated in the state under an initiative called waste to energy. ये सारे ऑप्शन ही रखे हमारी। पहला ऑप्शन है हमारा बिहार, सेकंड ऑप्शन है हमारा पंजाब, थर्ड ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड और सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा झारखंड। और बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वेस्ट टू एनर्जी के नाम से एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें राज्य में कचरे से बिजली उत्पन्न करने की योजना को स्टार्ट किया जाएगा। इसमें कितने मेगावाट की बिजली बन रही है? 5 मेगावाट की बिजली बन रही है। इस कचरे से कितनी मेगावाट की बिजली बन रही है? 5 मेगावाट की बिजली बन रही है। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमने पढ़ा, अभी मैंने बोला त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब राज्यपाल का नाम क्या है? जल्दी से बताइए मुझे आप लोग। उत्तराखंड के जो राज्यपाल है बच्चों, उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है उनका? बेबी रानी मौर्य। बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल कर चुके हैं। अब आप लोग मुझे पंजाब और झारखंड के बताएंगे, तो जल्दी से बताइए पंजाब की। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है अमरिंदर सिंह। क्या नाम है उनका? अमरिंदर सिंह। और पंजाब के जो राज्यपाल है उनका नाम है बीडी बदनौर। क्या नाम है उनका? बीडी सिंह बदनौर। क्या नाम है उनका? बीडी सिंह बदनौर। झारखंड की बताइए जल्दी से मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है बच्चों हेमंत सोरेन। क्या नाम है उनका? हेमंत सोरेन। और झारखंड की राज्यपाल का क्या नाम है? झारखंड की राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो आज की क्लास थी वो यहीं पे खत्म होती है बच्चों। अब मैं आप लोगों को अगली क्लास में मिलूंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छे से समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।